Good evening, ladies and gentlemen. I, Major Jayesh Verma, once again welcome you all to this platform called Value Talks, where we are coming with the different topics of your interest. Today on this talk, we will discuss one of the very important aspect in your financial regularities, in your financial planning, that is National Pension Scheme or system. So to discuss about this topic of National Pension Scheme, what exactly it is, how it will help you, regulate your finances and do your future planning. We have today with us Mr. Jitendra Chaudhary. Welcome, Jitendra, to the show. Mr. Jitendra Chaudhary doesn't require any introduction anymore because he is associated with us for a long time. He is head of our wealth management in Olive Green Consultancy, who's got extensive experience of 17 years in the financial sectors. So Jitendra, welcome to the show. Good evening, Major Verma, and good evening to all the participants. जी, तो शुरू करता हूँ सीधे ही जितेंद्र जी। नेशनल पेंशन स्कीम आजकल इसका बहुत नाम चल रहा है और जैसे कि आप जानते हो, अपार्ट फ्रॉम आर्म्ड फोर्सेस देयर आर नो अदर गवर्नमेंट सर्विसेज which are at present giving any pensions to their employees. So government itself is preaching for national pension scheme or system. So what exactly is NPS and how you look at it as a financial officer? So basically this system started in 2004 for the central government employees. तो शुरुआत में ये सिर्फ central government employees के लिए था, जिनकी joining 1st of January 2004 के बाद होनी थी या तब से होनी थी। तो शुरुआत में सिर्फ उन्हीं के लिए रखा गया। पर्पस यही था क्योंकि जैसे आपने सही कहा कि अब सिर्फ आर्म फोर्सेस के पास ही पेंशन का ऑप्शन है और बाकी जितनी भी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है उनके पास या स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है उनके पास पेंशन का कोई ऑप्शन नहीं है, पेंशनेबल जॉब्स नहीं। तो गवर्नमेंट ने ये सिस्टम इंट्रोड्यूस किया उनके लिए कि आप इसमें कंट्रीब्यूशन दीजिए, जैसे ईपीएफ में कंट्रीब्यूशन जाता है ऐसे एनपीएस में कंट्रीब्यूशन जाएगा और जो कंट्रीब्यूशन इस एनपीएस सिस्टम में जाएगा वो आपको आगे चल के कहीं ना कहीं जब आप रिटायरमेंट लेंगे, 60 साल की एज पे पहुंचेंगे और आपको अपने पोस्ट रिटायरमेंट खर्चों के लिए पैसा चाहिए होगा, तो ये कॉर्पस आपको उसमें हेल्प करेगा। तो 2004 में कहीं ना कहीं सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए इंट्रोड्यूस किया गया। फिर सरकार को लगा कि इसे हमें एक्सटेंड करना चाहिए और कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज को भी ये बेनिफिट देना चाहिए, तो उन्होंने इसको 2009 में 1 मई को सभी के लिए ओपन कर दिया। तो all citizens of India, whether they are working with the central government or they are working on their own, businessmen, anyone can take part into this system. और इसको रेगुलेट करने के लिए उन्होंने एक बॉडी को, अथॉरिटी को बनाया जिसको PFRDA बोलते हैं, प्रोविडेंट फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। इस ऑर्गेनाइजेशन का काम है जितने भी इसके सिस्टम्स हैं, रेगुलेशंस हैं, रूल्स हैं, उन सबको मॉनिटर करना, इसकी स्मूथ फंक्शनिंग को एक तरीके से मैनेज करना। तो जैसे इंश्योरेंस के लिए IRDA है, म्यूचुअल फंड के लिए या इक्विटी के लिए सेबी और एमफी है, उसी तरीके से इन्होंने एनपीएस के लिए ये को एक ऑर्गेनाइजेशन को एज अ रेगुलेटर बनाया ताकि पेंशन सेक्टर को प्रॉपर्ली मैनेज किया जा सके। मेरा एक बेसिक सा सवाल, इससे पहले कि हम और गहराई में जाए, इसमें और समझे कि क्या है एनपीएस टीयर 1, क्या है एनपीएस टीयर 2 और किस तरह से उसके फायदे हैं। मेरा एक बेसिक सा सवाल यहाँ पर, क्योंकि जो बेसिक फॉर्मेशन ऑफ द स्कीम जो है, इसमें आप इनफ्लो देते हो एक अमाउंट का फॉर द ड्यूरेशन ऑफ टाइम और उसके बाद में आपको उसका आउटफ्लो मिलना शुरू हो जाता है, उसके ROIs मिलना शुरू हो जाते हैं एक समय के बाद में। तो क्या डिफरेंस है एनपीएस में जो कि इसको म्यूचुअल फंड या अदर इंस्ट्रूमेंट से अलग करता है? देखिए, पहली चीज तो ये कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो स्पेसिफिकली फोकस करता है पेंशन क्रिएट करने के लिए। तो जिन भी लोगों का ऑब्जेक्टिव है कि वो आगे चल के जब उनकी नौकरी नहीं रहेगी या वो वर्किंग लाइफ से कहीं ना कहीं फ्री हो चुके होंगे और आगे आने वाले टाइम में जब उनको पोस्ट रिटायरमेंट के लिए अपना लाइफ कहीं ना कहीं स्पेंड करनी है, खर्चे चलाने हैं, तो उनको एक रेगुलर इनकम चाहिए होगी। तो जब पेंशन की बात करते हैं तो एनपीएस कहीं ना कहीं वहां पर सेट बैठता है जहां की आपको एक इंस्ट्रूमेंट अपने पोर्टफोलियो में चाहिए जो आपको पेंशन प्रोवाइड कर सके। म्यूचुअल फंड के साथ कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि ऑल टुगेदर डिफरेंट प्रपोजिशन है। आप ऑल्टरनेटिवली यूज कर सकते हैं कि कुछ पोर्टफोलियो बनाते हो, थोड़ा सा पैसा म्यूचुअल फंड में डाला, थोड़ा कहीं और डाला, थोड़ा सा एनपीएस में भी आपने कॉन्ट्रीब्यूशन दिया। तो बेसिकली जब आप पोर्टफोलियो बनाते हैं तो आप इन तीनों चारों ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रखते हुए कि आपको रिटायरमेंट के लिए भी प्लान करना है, आपको अपने जो मिड टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स है, बाकी जैसे बच्चों का हायर एजुकेशन, वो सब चीजों को ध्यान में रखते हुए पोर्टफोलियो बनाना। तो जब आप सिर्फ रिटायरमेंट की बात करते हैं, पेंशन की बात करते हैं, अपने खर्चों की बात करते हैं, तो एनपीएस वहां पर पोर्टफोलियो में एक अच्छा स्थान बनाता है
और एक अच्छी एक सिंक के साथ आपको एक अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी देता है। जहां तक बात करें नेशनल पेंशन सिस्टम की, तो ये किस तरीके से काम करते हैं, 18 साल से लेके 60 साल की एज के बीच में कोई भी इसके लिए सब्सक्रिप्शन ले सकता है। तो जैसे आप 18 साल की एज अटेन करते हैं तो अपने लिए एनपीएस स्कीम या सिस्टम के अंदर अपना एक अकाउंट ओपन कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और वहां पे कंट्रीब्यूशन देना शुरू कर सकते हैं। और जैसे ही आप 60 टर्न करते हैं तो ये मेच्योर हो जाता है एक तरीके से, और आपको तब कुछ अमाउंट लमसम और कुछ अमाउंट एज एन एन्युटी यानी साल दर साल एज अ पेंशन उसमें से क्रिएट कर सकते हैं। जी, वैसे तो ये टॉपिक काफी वास्ट है जितेंद्र, जिसको कि एक आधे या एक घंटे में पूरी तरह से समझना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन मैं चाहूंगा कि इसका निचोड़ जो है वो हमारे दर्शकों को समझ आए। तो ये नेशनल पेंशन स्कीम, इसमें जो हम ये कह रहे हैं कि आप 18 से लेके 60 साल तक उसमें पैसे डालिए और 60 साल बाद उसका इस्तेमाल कीजिए, लेकिन जब उसका इस्तेमाल करने लायक मतलब वो समय ही बीत जाएगा सारा, तो मतलब फॉर सर्वाइवल आई अंडरस्टैंड, but how much should be the contribution factor as far as your financial planning is concerned into this system? See, basically looking at person's requirement कि आज की डेट में वो किस तरीके की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। जब आप पोर्टफोलियो बनाते हैं तो आप एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाते हैं जिसमें आप इक्विटी के अलावा रियल एस्टेट के अलावा गोल्ड, सभी कुछ चीजें एक पोर्टफोलियो में रखने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे एनपीएस जो है आपको दो एडवांटेज देता है। पहला तो ये आपको एडिशनल टैक्स सेविंग देता है, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि अगर आप मान लीजिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं और अगर आपका 80C वाला ब्रैकेट जो है वो पूरा 1.5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट कंप्लीट हो गया है, तो म्यूचुअल फंड आपको और टैक्स सेविंग नहीं दे सकता। जो ईएलएसएस फंड है वो आपको, वो सवाल पे मैं सॉरी आपको रोकूंगा यार, वो सवाल पे मैं आऊंगा जिसमें कि मैं खासकर टैक्स सेविंग से संबंधित काफी सवाल पूछूंगा आपसे, एनपीएस और टैक्स सेविंग। बट उससे पहले आप मुझे बताइए कि अगर टैक्स सेविंग का अगर मैं एक फैक्टर को इग्नोर करूं कुछ समय के लिए, तो मैंने एनपीएस क्यों लेना चाहिए? Why should I invest in NPS? I also agree with you on this point that I should not keep all my eggs in the same bucket or the basket. I mean, that is a very good saying and which makes sense. But what is so compelling about NPS apart from that tax saving, one instrument you can say or one benefit you can say? What are the reasons why one should opt for it? See, the first reason is that is being promoted, regulated, proposed by the government of India. तो कहीं ना कहीं जब आप सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करते हैं, सरकार की बात करते हैं, तो आपको एक श्योरिटी मिलती है कि कहीं ना कहीं आपका पैसा सेफ रहेगा। सेफ इन द सेंस के कोई चोरी नहीं कर सकता है, कोई लेके भाग नहीं सकता है, कोई फ्रॉड नहीं कर सकता है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की मॉनिटरिंग और उनकी अपनी सुपरविजन इसमें इन्वॉल्व है, पहली चीज। दूसरा, इसको जो मैनेज करते हैं वो कहीं ना कहीं प्रोफेशनल फंड पे जैसे म्यूचुअल फंड में करते हैं। सिमिलरली यहाँ पे भी एनपीएस का जो भी पैसा होता है वो कलेक्ट होने के बाद स्पेसिफिक पेंशन फंड्स के पास जाता है, जैसे एसबीआई हो गया, यूटीआई हो गया, एलआईसी हो गया, एचडीएफसी हो गया। ऐसे तकरीबन 11 फंड पेंशन फंड्स हैं जिनके पास ये पैसा जाता है, जो इसको प्रोफेशनली मैनेज करते हैं। जो कि आपने म्यूचुअल फंड में भी देखा है, म्यूचुअल फंड में प्रोफेशनल्स आपका पैसा मैनेज करते हैं और आपको एक हायर रिटर्न देने की कोशिश करते हैं। तो अगर मैं इसको कंपेयर करूं बाकी पेंशन प्रोडक्ट से, जैसे पेंशन प्लान हो गए जो इंश्योरेंस कंपनीज करती हैं, या ईपीएफ हो गया, अगर मैं इनके साथ इसको कंपेयर करूं तो कंपैरेटिवली रिटर्न ज्यादा होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं इक्विटी का इसमें इन्वेस्टमेंट प्रोपोर्शन होता है। दूसरा, इसका जो चार्जेस है, जिसपे आज की डेट में लोगों का बहुत फोकस रहता है कि हम उन इंस्ट्रूमेंट्स में पैसा इन्वेस्ट करें जहां पे हमारे चार्जेस कम से कम हो। मैं आपको कह सकता हूँ ब्रोकरेज चार्जेस, फंड मैनेजमेंट चार्जेस, XYZ, देयर आर लॉट मेनी चार्जेस व्हिच आर इन्वॉल्वड इन एनी एंड एवरी इन्वेस्टमेंट। मैं आपको ये चीज कह सकता हूँ पूरी शॉर्टी के साथ कि इससे सस्ता कोई भी पेंशन प्लान है ही नहीं। आप किसी भी प्रोडक्ट से कंपेयर करो। इनफैक्ट अगर मैं म्यूचुअल फंड की बात करूँ तो म्यूचुअल फंड भी 1.5 से 2% के आसपास का खर्चा लेता है एज देयर एक्सपेंस रेशियो। यहाँ पे वो खर्चा कम होकर ऑलमोस्ट आप मान के चलिए 10 पैसे, मतलब 0.1% to 0.5% रह जाता है, क्योंकि ऑलमोस्ट आप कह सकते हो कि 1/10 1/15 है म्यूचुअल फंड का भी। तो जब हम कहते हैं म्यूचुअल फंड सबसे सस्ता प्रोडक्ट है इन्वेस्टमेंट के नाम पर, तो उससे भी सस्ता ये पेंशन प्लान हो जाता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको अपना सारा पैसा इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, बट हाँ, पहला टैक्स सेविंग, दूसरा एडिशनल अगर आप पेंशन के लिए कुछ क्रिएट करना चाह रहे हैं, आप अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग कर रहे हैं और आपको लगता है कि मुझे 100 रुपीज का इन्वेस्टमेंट करना है, तो 20, 30, 40 रुपीज तक या आप इसमें भी एक्सपोजर ले सकते हैं और अपना एक रिटायरमेंट कॉर्पस क्रिएट कर सकते हैं एनपीएस को यूज करते हुए। Understood. So, viewers, money, every penny saved is penny earned. That is what the message Jitendra was trying to give. So, yes, that is one, major factor which one can consider. So, now I want you to, list out one by one all the benefits
pros and cons of NPS. In this question only, I would like you to give, emphasis on tax saving. So how exactly it happens? Give me all the benefits if you can. So पहले बेनिफिट की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला बेनिफिट तो ये है कि सरकार का कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट है। मतलब दे आर प्रपोजिंग दिस प्रोडक्ट, एनपीएस इज बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, दे आर द मॉनिटरिंग एंड द रेगुलेटरी अथॉरिटी। तो कहीं ना कहीं वो सुपरविजन सरकार का है। और हमें ऐसा लगता है कि जहाँ सरकार इन्वॉल्व है वहाँ पे चोरी चकारी, फ्रॉड और इस तरीके की हरकतें कम होंगी, पहली चीज। दूसरा, जो पैसा आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं वो कहीं ना कहीं प्रोफेशनल्स द्वारा मैनेज किया जाता है। मतलब ऐसा नहीं कि अगर मैंने एनपीएस दिया है और हमारे पहला ना नोशन ये होता है कि अरे सरकार को दे रहे हैं तो पता नहीं वो प्रॉपर्ली मैनेज करेंगे नहीं करेंगे, जो कि हम कई बार एलआईसी वगैरह के साथ भी सोचते हैं। बट यहाँ पर आपके जो फंड मैनेजर्स है वो वही लोग हैं जो म्यूचुअल फंड्स मैनेज कर रहे हैं, जो आपके लिए एक प्रोफेशनल पोर्टफोलियो बना के आपको कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म रिटर्न की तरफ लेके जाते हैं। तो आपका कंपैरेटिवली बाकी जितने भी ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट्स हैं उससे रिटर्न थोड़ा सा बेटर हो जाता है। तो जैसे मैंने शुरुआत में भी अभी कहा था कि अगर आप इसको कंपेयर करोगे ईपीएफ के साथ, तो ईपीएफ कहीं ना कहीं 7-7.25% का रिटर्न देके वहीं पर ही, और वो इंटरेस्ट रेट के साथ धीरे धीरे कम भी हो रहा है। पहले इंटरेस्ट रेट ज्यादा थे तो आपको ईपीएफ पे रिटर्न ज्यादा मिलता था, अब धीरे धीरे कम हो रहा है। यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको एडवांटेज ये मिल जाता है कि ये पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है, जिसमें इक्विटी, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, साथ में फिक्स्ड इंस्ट्रूमेंट्स का एक मिक्स बना के दिया जाता है, जिससे आपको कहीं ना कहीं बेटर रिटर्न मिलता है लॉन्ग टर्म के अंदर। तीसरा एडवांटेज, आप छोटी से अमाउंट के साथ भी इसे शुरू कर सकते हैं। तो अगर टीयर 1 अकाउंट की बात करें तो आप 500 रुपए महीने के अमाउंट से भी इसे शुरू कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपको एक बड़ा प्रीमियम या एक बड़ा अमाउंट पे करके ही एनपीएस के अंदर सब्सक्रिप्शन मिलेगा। आप 500 रुपए से भी शुरू कर सकते हैं महीने का, जो कि बहुत छोटा सा अमाउंट है। तो कोई छोटे से छोटा आदमी जिसकी इनकम ज्यादा नहीं है वो भी कर सकता है। कोई ऐसा इंडिविजुअल जिसकी सैलरी ब्रैकेट अच्छी है, वो भी टैक्स एडवांटेज लेना चाहते हैं, तो वो भी इस इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करके अपना एक पेंशन क्रिएट कर सकते हैं। ईज ऑफ डॉक्यूमेंटेशन बहुत आसान है। आप ऑनलाइन जाके अपने बैंक के थ्रू या काफी सारे हमारे जैसे इंटरमीडिएटरीज हैं जो हेल्प करते हैं एनपीएस अकाउंट खुलवाने में, तो फटाफट ऑनलाइन सब कुछ ओपन हो जाता है, आधार के साथ लिंक्ड होता है, तो बहुत इजीली प्रोसेस हो जाता है। पेमेंट करना, पेमेंट वापस लेना, वो सब बहुत इजी है। मतलब क्रेडिट एंड डेबिट्स आर वेरी इजी। कवरेज वाइड है, आप इंडिया में कहीं भी रहो आपको वो वाला प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ता कि जहां से लिया है वहीं सर्विस करानी पड़ेगी। तो आप दिल्ली में हैं, बैंगलोर में हैं, चेन्नई में हैं, आप हिंदुस्तान के किसी भी कोने में है, आप वहां से उसे ऑपरेट कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मुझे लगता है वो ये है कि एक एडिशनल टैक्स सेविंग भी देता है। तो अगर आप टीयर 1 में 50,000 रुपए साल डाल रहे हैं तो आपको सेक्शन 80 सीसीडी 1B के अंदर 50,000 रुपए का एडिशनल टैक्स बेनिफिट मिलता है, जो कि 1.5 लाख का 80C से ओवर एंड अबव है। मतलब वो 1.5 तो है ही, उसके अलावा 50,000 का एडिशनल बेनिफिट और आपको इसमें मिल जाता है। जी, तो 50,000 इज दैट द मैक्सिमम अमाउंट व्हिच कैन बी ओमिटेड फ्रॉम टैक्स रिटर्न्स? That is what you mean to say? सिर्फ 85,000 का मिल सकता है, या अगर कोई 1 से 1.5 लाख या 2 लाख रुपए का कंट्रीब्यूशन करता है तो उसका ज्यादा उस पे इफेक्ट पड़ेगा? देखिए, कंट्रीब्यूशन पे कोई लिमिट नहीं है, आप जितना चाहे उतना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। बट टैक्स सेविंग जो है, जो सेक्शन 80 CCD में आता है, वो सिर्फ 50,000 है। तो अगर मान लीजिए आपने साल में 2 लाख रुपए भी डाला है तो आपको एडवांटेज जो है टैक्स का वो 50,000 पे ही मिलेगा। अच्छा, एक ये चीज बताइए, जैसे कि आपने कहा कि आप छोटी से छोटी रकम से भी शुरू कर सकते हैं ये चीज, यही सेम चीज एसआईपी के बारे में भी कही जाती है। तो एसआईपी में और एनपीएस में क्या डिफरेंस हुआ फिर? क्योंकि एसआईपी में भी आप छोटी अमाउंट डालोगे एक पर्टिकुलर लेंथ ऑफ टाइम के लिए, एंड उसमें भी आपको रिटर्न्स मिलने हैं। तो अब दोनों में अगर आप डिफरेंशिएट करें एसआईपी और एनपीएस, तो दोनों में क्या फर्क है? देखिए, पहला फर्क तो मैंने आपको बताया कि 1.5 लाख के बाद की टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड में नहीं मिलती है। अगर आप ईएलएसएस फंड लेते हैं तो 80C के अंदर आता है और आपको 3 साल के लॉक इन वाले फंड्स में सिर्फ वो 1.5 लाख का बेनिफिट मिलता है। उसके बाद अगर आपका ऑब्जेक्टिव है कि मुझे और टैक्स सेव करना है, तो वहां ये एनपीएस कहीं ना कहीं आपकी मदद कर सकता है कि आपने 50,000 पे एनपीएस में कंट्रीब्यूट किया तो आपको वो एडिशनल 50,000 का टैक्स सेविंग मिल गया। दूसरी चीज में एसआईपी फॉल्स अंडर 80C, सॉरी टू इंटरप्ट यू, एसआईपी फॉल्स अंडर 80C, उसकी जो सेविंग्स है सारी आपकी 80C के 1.5 लाख के ब्रैकेट में आ गई। एनपीएस आपको 50,000 एक्स्ट्रा दे रहा है। लेकिन अगर मैं आरओआई की बात करूं तो दोनों के आरओआई फॉर द सेम अमाउंट फॉर द सेम ड्यूरेशन, व्हाट वुड बी द डिफरेंस बिटवीन द आरओआई? देखिए, आरओआई में काफी डिफरेंस हो सकता है, क्योंकि म्यूचुअल फंड में डिपेंड करता है आपने किस रेशियो में पोर्टफोलियो बनाया है, आपका इक्विटी में कितना पैसा लगा था, डेट में कितना था, गोल्ड फंड्स में कितना था। उन सब चीजों को नजर में रखते हुए ऐसा कोई बॉल पॉइंट कंपैरिजन करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। बट मैं ये कह सकता हूँ कि
जब आप पेंशन के बारे में सोच रहे हैं, अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग के बारे में सोच रहे हैं, तो एक प्रपोर्शन आपका इस तरफ जा सकता है। ये कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स है। एक कई बार ये सवाल आता है हमारे क्लाइंट का, इन्वेस्ट करते कि यार सारा पैसा म्यूचुअल फंड में डाल दे क्या, या सारा पैसा रियल एस्टेट में डाल दे, कुछ और भी तो होना चाहिए। अब वो कुछ और का जो जवाब है वो बेसिकली एनपीएस है। तो काफी लोग क्या है, मतलब मेजोरिटी अगर मैं आज की डेट में बात करूं तो ज्यादातर सारे लोग इसको टैक्स सेविंग के लिए यूज करते हैं कि मेरे को एडिशनल 50,000 का टैक्स सेविंग मिल गया। कुछ लोग हैं जो थोड़ा सा और आगे तक जाते हैं, वो कहते हैं चलो टीयर 2 अकाउंट भी ओपन कर रखा है, उसके अंदर रेगुलर कुछ थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करते रहे, क्योंकि लोग पीपीएफ में भी पैसा डालते हैं। लोग उसके अलावा और भी जगह पेंशन प्लान्स भी खरीदते हैं। आपने अगर हो सकता है अपने आसपास ही देखा होगा, आपके फ्रेंड सर्कल में, आपके पीयर ग्रुप में लोगों ने पेंशन प्लान्स में इन्वेस्ट किया होगा। तो जब आप पेंशन प्लान्स में इन्वेस्ट करते हो तो उसका एक बहुत अच्छा ऑल्टरनेट ये एनपीएस है, क्योंकि एक तो ये एक बहुत लो कॉस्ट पे काम करता है। दूसरा, अगर आप देखें तो जो डिसएडवांटेजेस उन पेंशन प्लान्स के साथ है, वो यहाँ पे आपकी एडवांटेज बन जाती है। फ्लेक्सिबिलिटी आपको थोड़ी सी ज्यादा दे देता है। तो उन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए मैं ये नहीं कहूंगा कि आप म्यूचुअल फंड के साथ एनपीएस को रिप्लेस कर दो या एनपीएस की जगह म्यूचुअल फंड को रिप्लेस कर दो। नहीं, म्यूचुअल फंड का अपना स्पेस है, एनपीएस का अपना स्पेस है। आप दोनों को साथ में लेके चलेंगे तो आप ज्यादा अच्छा पोर्टफोलियो बना पाएंगे। आप इसको एक दूसरे का ऑल्टरनेट मत समझिए, मतलब वो एक अलग इन्वेस्टमेंट स्टाइल है, ये एक अलग इन्वेस्टमेंट स्टाइल है, तो दोनों को आप हटा नहीं सकते, किसी एक को हटा के दूसरे को नहीं हटा सकते। थैंक यू जितेंद्र। जब हमने बात की तो इसमें हमने वर्ड्स यूज किए टीयर 1 और टीयर 2, तो क्या आप एक्सप्लेन करेंगे व्हाट एग्जैक्टली आर दीज टीयर्स फर्स्टली? सेकेंडली, व्हाट इज द एक्चुअल स्कीम, व्हाट इज द एक्चुअल सिस्टम? जैसे कि हमने बोला कि 18 से लेके 60 साल तक आप पे कर सकते हो। अभी अगर मैं अपना एग्जांपल लूं तो अगर मैं 40 साल का हूं तो मेरे पास में 20 साल का ड्यूरेशन है जिसमें कि मैं इसमें कंट्रीब्यूशन दे सकता हूं। तो मैं कितना कंट्रीब्यूशन दूंगा, उसके क्या आरओआईज होंगे, किस तरह से कितनी पेंशन मिलेगी, क्या उसका कोई लेखा जोखा, हिसाब किताब, कोई टेबल देख सकते हो उस बारे में? बट पहले मैं आपको ये समझा देता हूँ कि प्रोडक्ट काम कैसे करता है। तो एनपीएस जो है, जो नेशनल पेंशन सिस्टम की जिसकी हम बात कर रहे हैं, इसमें आपका एक अकाउंट ओपन होता है जिसमें आपको 12 डिजिट का एक पैन नंबर, परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर, जैसे पैन नंबर होता है ऐसे पैन नंबर इशू किया जाता है। और ये पैन नंबर एक इंडिविजुअल का एक ही हो सकता है, मल्टीपल पैन नंबर नहीं रख सकते। तो जब भी आप एनपीएस अप्लाई करते हैं, अकाउंट ओपन करते हैं, सब्सक्रिप्शन के लिए जाते हैं, तो आपको एक 12 डिजिट का पैन नंबर एज एन आईडी प्रूफ आपके पास आपको मिलता है, जो कि आप हमेशा कोट करते हैं जब भी आप एनपीएस में इन्वेस्टमेंट करते हैं। ये 12 डिजिट का जो नंबर है, ये आपका बेसिकली टीयर 1 अकाउंट के लिए होता है। और जब आपका टीयर 1 अकाउंट खुल जाता है, जो कि आपका प्राइमरी अकाउंट है, तो आपका मेन अकाउंट पेंशन अकाउंट जो है वो टीयर 1 है जी। जो टीयर 2 अकाउंट है वो सेकेंडरी अकाउंट होता है। वो आपका एज आप कह सकते हैं कि सेकेंडरी अकाउंट की तरीके से या लिक्विड अकाउंट की तरह आप यूज कर सकते हो, जिसमें आप पैसा डालते हो, जब आपका मन करता है आप निकाल भी सकते हो। यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस है। अगर मैं टीयर 1 की बात करूं तो यहाँ पे आप 60 साल की उम्र से पहले पैसा निकाल नहीं सकते हो। अगर निकालते हो तो उसके पीछे कुछ रीजंस है जो कि सरकार ने स्पेसिफाई कर रखे हैं कि आप सिर्फ इन्हीं रीजंस के बेसिस पे और इतना ही अमाउंट निकाल सकते हो। तो जिसको अगर मैं थोड़ा सा इलेबोरेट करूं तो बच्चों की शादी, उनकी एजुकेशन, घर बनाना है, या कोई मेडिकल इमरजेंसी होगी, उसके लिए आप 25% पैसा निकाल सकते हो 10 साल के बाद। जब से शुरू किया है उसके 10 साल के बाद आप 25% निकाल सकते हैं, मतलब 10 साल तक आप वैसे भी कुछ नहीं निकाल सकते। कुछ नहीं निकाल सकते, तो आप मान के चल सकते हो कि पहले 10 साल इसका लॉक इन हो गया। ओके। उसके बाद भी अगर आप निकाल सकते हो तो 25% निकाल सकते हो, जितना अमाउंट आपने पे किया है उसका 25%, वो भी इन 3 या 4 रीजन जो स्पेसिफाई कर रखे, बच्चों की एजुकेशन, मैरिज, कोई मेडिकल इमरजेंसी, कोविड टाइप जैसी कोई पेंडेमिक, या फिर कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस। तो ये कुछ स्पेसिफिक रीजन दिए हैं सरकार ने कि अगर ऐसा कुछ है तो हम आपको 25% पैसा आपका विड्रॉ करने दे सकते हैं बिफोर द एज ऑफ 60। बाकी उसके बाद अगर आपका ऐसा कोई इंटरिम में विड्रॉ करने का प्लान नहीं है, तो जैसे ही आप 60 एज अटेन करेंगे तो आपका ये एनपीएस अकाउंट मैच्योर हो जाएगा, आपको 60% पैसा लमसम मिल जाएगा। यानी मान लीजिए, हम अगर इसको एक एग्जांपल से समझे कि आपने 100 रुपए एक्यूमुलेट कर लिए, तो 60 रुपए आपको लमसम मिल जाएगा उसी टाइम। बाकी 40% आपको एक एन्युटी प्लान में डालना पड़ेगा, जो कि आपको पेंशन की फॉर्म में अगले कुछ सालों में मिलेगा, जो कि कुछ स्पेसिफिक पीरियड की भी हो सकती है, कुछ लाइफ लॉन्ग भी हो सकती है। वो आपको डिसाइड करना पड़ता है कि आप किस तरीके की एन्युटी प्लान कर रहे हैं। आप एक रेगुलर पीरियड के लिए कर रहे हैं, एक लिमिटेड पीरियड के लिए कर रहे हैं, या लॉन्ग टर्म के लिए कर रहे हैं कि मैं जब तक जिंदा हूं तब तक मुझे मिले, या मेरे को अगले 10 साल तक एन्युटी दे दो। वो आप डिसाइड करते हैं मैच्योरिटी से पहले। तो ये आपका जी। इसी में एक सवाल, जो ये मैच्योरिटी पे 60% का लमसम दिया जा रहा है, क्या कोई अगर चाहे तो वो रेशियो भी चेंज कर सकता है, 50-50 कर सकता है, 40-60 कर सकता है, या इट इज सैक्रोसैंट that it will be 60% lump sum returned and rest of the 40% you can play with annuity and take as a pension?
बिल्कुल, ये बिल्कुल फिक्स्ड है, आप इसमें कोई चेंज नहीं कर सकते। आपको 60% लमसम लेना पड़ेगा। आप ज्यादा से ज्यादा ये कर सकते हैं, आपको उस लमसम की जरूरत नहीं है तो आप उसको डेफर कर सकते हैं 10 साल के लिए। तो आपने अंडरस्टूड 60 पे अंडरस्टूड। नहीं लिया, आपने 70 पे ले लिया, आपको लगता है मेरे पास अभी पैसा है, मुझे इस पैसे की जरूरत जी नहीं है, मैं इसको और थोड़े टाइम बाद ले सकता हूँ, तो मैक्सिमम 10 ईयर्स तक आप उसको वहीं पर इन्वेस्टेड रख सकते हो और उसको 10 साल के बाद लमसम वापस ले सकते हो। एन्युटी आपको बनानी पड़ेगी। जैसे ही आप 60 की एज अटेन करोगे तो आपको 40% पैसे को एन्युटी प्लान में डाल के उसका रेगुलर एक पेंशन की तरीके से आपको उसे वापस देना ही पड़ेगा। जी, डिस्कशन चल ही रहा है तो अकीश जेम्स ने एक सवाल पूछा है कि व्हाट हैपेंस इफ देयर इज अ डेथ ऑफ अ पर्सन हु हैज टेकन दैट एनपीएस इन बिटवीन। डेथ के केस में दो पॉसिबिलिटीज हो सकती है। एक, आपने नॉमिनेशन डाला हुआ है अपने एनपीएस अकाउंट में, तो अगर जी नॉमिनेशन है तो नॉमिनी को ट्रांसफर हो जाता है पैसा। तो नॉमिनी वो पैसा विड्रॉ भी कर सकता है, मतलब सारा का सारा लमसम ले सकता है, या फिर अपने नाम से उसे वापस आगे एनपीएस में इन्वेस्ट करके भी रख सकता है। दोनों पॉसिबिलिटीज है। तो हाँ, अगर इसमें हम आगे और भी बात करेंगे क्योंकि सवाल से फिर सवाल निकलते जाएंगे। और मुझे टीयर 2 के बारे में बताइए। जैसे कि हमने कहा टीयर 1 में लॉक इन है और उसमें कंडीशंस भी है, लेकिन आपने कहा था कि जी, टीयर 2 में थोड़ा अलग है। तो अब टीयर 2 बताइए पहले। तो टीयर 2 क्या है और क्या मुझे एनपीएस में इन्वेस्ट अगर करना हो तो क्या मेरे पास में चुनाव का ऑप्शन है कि मैं टीयर 1 में करूं या 2 में, या ऐसा तो नहीं कि मुझे 1 लेना ही होगा उसके बाद मैं 2 ले सकता हूं एज अ सप्लीमेंट्री अकाउंट। सो प्लीज क्लैरिफाई। देखिए, सबसे पहले मैंने शुरुआत में कहा कि ये टीयर 1 और टीयर 2 अकाउंट जो हैं ये दोनों ही आप ले सकते हैं, बट उसके लिए कंडीशन ये है कि पहले आपको टीयर 1 लेना पड़ेगा। टीयर 1 ओके आपका प्राइमरी अकाउंट है। बिना जी टीयर 1 के टीयर 2 में आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। तो पहले टीयर 1 तो होना ही है। टीयर 1 ही आपका पेंशन अकाउंट है। टीयर 2 जो है वो ओके बेसिकली सरकार ने आपको एक ऑप्शन दे दिया कि अगर आप और इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, बट उसको आप पेंशन की तरह इस्तेमाल नहीं करना चाहते, आपके एक नॉर्मल अकाउंट, नॉर्मल इन्वेस्टमेंट अकाउंट की तरह यूज करना चाहते हैं, जिसमें आप पैसा डिप्लॉय करते हो, जब आपको जरूरत पड़ती है तब आप उसको विड्रॉ कर सकते हो, किसी भी तरीके की इमरजेंसी में आपको पैसे की जरूरत है तो आप अपने अपने पेंशन अकाउंट को नहीं टच करना चाहते, अपने सप्लीमेंट्री या सेकेंडरी अकाउंट को टच करना चाहते हैं, तो आप टीयर 2 से विड्रॉल्स कर सकते हैं। टीयर 2 के अंदर कोई टैक्स सेविंग नहीं मिलती है। आप जितना भी पैसा टीयर 2 में डालो, आप 2 लाख डालो, 10 लाख डालो, 50 लाख डालो, ओके उसमें कोई टैक्स सेविंग नहीं है। उसमें एटलीस्ट 50,000 थी, इसमें वो भी नहीं है। वो आपका नॉर्मल एक इन्वेस्टमेंट अकाउंट की तरह काम करता है। जैसे आप म्यूचुअल फंड में पैसा डालते हो, अपने बाकी एफडी में पैसा डालते हो, या किसी बॉन्ड में पैसा जी डालते हो, तो जो भी उसका इन्वेस्टमेंट है वो उसी तरीके से इसमें भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। इसमें भी पोर्टफोलियो आपका इक्विटी, बॉन्ड्स और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का ही मिक्स करके बनता है। बट इसमें फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप उसमें पैसा डाल और निकाल कभी भी सकते हैं। इसमें ऐसा कोई लॉक इन नहीं है। अंडरस्टूड। जैसे कि आपने बताया कि उसमें टैक्स सेविंग के कोई सुविधा नहीं है, ना ही इसमें कोई लॉक इन है, जी, और ये काम भी जब अदर इंस्ट्रूमेंट्स की तरह कर रहा है, तो व्हाट मेक्स इट different than any other instrument like SIP, mutual funds, or any other instruments? That I'm talking about tier 2 only. it is on the discretion of the investor. If he or she feels that they have investable surplus and they are investing this is sufficiently well into the other asset classes like mutual funds and other instruments, and they want to contribute more towards this, that is their discretion. मतलब वो कर सकते हैं, ऐसा है, उनको कोई रोकेगा नहीं उस चीज के लिए। ये सारा डिपेंड करता है आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग पे, कि आपका फाइनेंशियल प्लानिंग जो आपने किया, आपकी जो गोल एनालिसिस आपने किए, उसके बेसिस पे किस टाइप के इंस्ट्रूमेंट आपके पोर्टफोलियो में अच्छे से सिंक होते हैं। तो अगर ऐसा लगता है किसी की फाइनेंशियल प्लानिंग करने के बाद कि हाँ, यहाँ पे हमें एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट चाहिए जहाँ पे सेफ्टी भी हो, सिक्योरिटी भी हो, एक पोर्टफोलियो ऐसा बनकर आए जो आपको एक रेगुलर इनकम देने का पोटेंशियल रखता हो आगे चल के, तो आप एनपीएस तरीके जी के इंस्ट्रूमेंट को यूज कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड तो है ही, उसके अलावा क्या, जहाँ ये सवाल आता है कि आप म्यूचुअल फंड के अलावा कहाँ पर पैसा डालना चाहिए या इक्विटी के अलावा कहाँ पे पैसा डाल सकते हैं, तो एनपीएस एक ऑल्टरनेट की तरह यूज किया जा सकता है। जी ऑल्टरनेट जी नहीं जी कहूंगा मैं बेसिकली कहूंगा एज अ डाइवर्सिफिकेशन इंस्ट्रूमेंट के। अच्छा ठीक है, मैं अपना 100 रुपए का इन्वेस्टमेंट में से 20 रुपए म्यूचुअल फंड में डाल रहा हूँ, 30 रुपए मैंने रियल एस्टेट में डाला हुआ है, 20 रुपए मेरा एफडी में पड़ा है, अभी मेरे पास 20-25 रुपए और इन्वेस्टेबल सरप्लस है, तो चलो 10 रुपए मैंने एनपीएस की तरफ भी कंट्रीब्यूट करना शुरू कर दिया, जो कि मुझे लॉन्ग टर्म में मेरी रिटायरमेंट के पर्पज से मैं उसको आगे चल के यूटिलाइज कर सकता हूँ। जितेंद्र, नहीं, हमने मैं बात यहाँ की पे एक चीज थी। और मैं यहाँ पे एक चीज और जी क्लियर कर देता हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एनपीएस जो है वो हर किसी के लिए सूटेबल है, बट अगर आप टैक्स सेविंग देख रहे हैं तो हाँ, एनपीएस आपके काम आ सकता है। 80 सीसीडी में आपको एडिशनल बेनिफिट दे सकता है। आप पेंशन क्रिएट करने के लिए पेंशन प्लान देख रहे हैं जो कि इंश्योरेंस कंपनीज ऑफर करती है, जहाँ पे चार्जेस बहुत ज्यादा होते हैं, तो आप उसकी जी जहाँ इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको बेनिफिट होगा। आपने ऑलरेडी म्यूचुअल फंड में एक्सपोजर ले रखा है और आप चाहते हैं थोड़ा सा और डाइवर्सिफाई करना, जहाँ पे आप थोड़ा सा कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन अपने पेंशन टाइप के इंस्ट्रूमेंट में डालना चाहते हैं और आप लॉन्ग टर्म स्टे पुट रह सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप जी 4-5 साल के टाइम होराइजन वाला पैसा भी एनपीएस में डाल दो और फिर उसके बाद कहो कि ये तो मैं विड्रॉ ही नहीं कर सकता, मैं तो फंस गया हूँ। जब आप स्पेसिफिकली जी जी। पेंशन की बात करते हैं तो आप इस इंस्ट्रूमेंट को अच्छे से यूटिलाइज कर सकते अंडरस्टूड अंडरस्टूड अंडरस्टूड। क्या आप
थोड़ा सा प्रकाश एनपीएस की परफॉर्मेंस पे कुछ डेटा के साथ या कुछ नंबर्स के साथ हमें बता सकते हैं कि किस तरह से एनपीएस परफॉर्म कर रहा है फिलहाल के टाइम में? जब ये लॉन्च किया गया था उस समय से लेकर आज तक में कितना बदलाव आया है और फ्यूचर में आप इसको कहाँ देखते हैं? देखिए, बस परफॉर्मेंस पे जाने से पहले मैं आपको ये समझाना चाहूंगा कि इसमें इन्वेस्टमेंट का स्टाइल क्या होता है, मतलब क्या अप्रोच ली जाती है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो किस तरीके के पोर्टफोलियो बनाए जा सकते हैं या बनते हैं। क्योंकि जब तक आप जी पोर्टफोलियो को नहीं समझेंगे कि कैसे होगा, वो अपने आप बनेगा, मुझे बनाना पड़ेगा, मेरे बिहाफ पे कोई जी बनाएगा, जब तक वो क्लैरिटी नहीं होगी तो परफॉर्मेंस आप जज नहीं कर पाओगे। तो पहले मैं ऑडियंस जी के बेनिफिट के लिए और आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ और ये दिखाता हूँ कि इसमें बेसिकली जी अप्रोच क्या ली जाती है फॉर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, और उसमें आप जी कौन सा चूज कर सकते हैं, और उसके बेसिस पे फिर हम परफॉर्मेंस पे आएंगे। ओके, that sounds great. So by the time, ladies and gentlemen, Jitendra is sharing his screen, let me request all of you who are present right now with us on this show, please recommend Value Talks to your friends and family. Do join our WhatsApp group, do follow our YouTube channel, and all the viewers who will be watching the repeat telecast, please do the same. Yes, Jitendra, are you able to share your screen? नहीं, आई एम नॉट, आई थिंक यू नीड टू गिव मी परमिशन टू शेयर माय स्क्रीन। Let me just. We were talking about the investment options available in the NPS. So इसमें बेसिकली जैसे मैंने बताया, दो तरीके के अकाउंट खोलते हैं, टीयर 1 ओपन होता है, टीयर 2 ओपन होता है। टीयर 1 आपका एक तरीके से आप कह सकते हैं ये लॉक इन वाला अकाउंट है, जिसमें से आप पैसे नहीं निकाल सकते हो। जो निकाल सकते हो उसके लिए मैंने आपको कंडीशन बताई कि 10 साल का लॉक इन आपको लेना पड़ेगा, उसके बाद भी आप जी 25% निकाल सकते हैं। ये वॉलेंटरी है। टीयर 2 वॉलेंटरी है, इसमें आप जितना चाहे डाल सकते हैं, जब चाहे तब निकाल सकते हैं। ये टीयर 1 जिनका है वो ऑटोमेटिकली टीयर 2 के लिए क्वालिफाई हो जाते हैं, तो इसके लिए कोई अलग से अकाउंट वगैरह ओपन कराने की जरूरत नहीं पड़ती है। सो एनीवन हु हैज अ टीयर 1 अकाउंट automatically qualifies for tier 2। अगर आज की we were डेट में talking बात about, Jitendra, let me हाँ, recall, we were talking about how this functions, who all manages the account, and then we were talking about the performance. We हाँ, actually उसी पे ही covered आ रहे this. हैं, उसी Yeah, पे ही आ रहे yeah. हैं। तो बेसिकली अगर आप यहाँ पे देखेंगे, सेकंड पॉइंट इज चॉइस ऑफ अप्रोच। तो यहाँ पे दो जी अप्रोच अवेलेबल होती है, एक तो होती है एक्टिव, दूसरी होती है ऑटो। सो कई बार मैंने जी देखा है जो लोग एनपीएस के लिए जाते हैं वो कंफ्यूज होते हैं कि हमें एक्टिव में जाना चाहिए या हमें क्या कहते हैं ऑटो में जाना चाहिए। ऑटो तो जी इसको क्लियर करने के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि जो एक्टिव चॉइस होती है, इसमें बेसिकली आपका पैसा जो भी इन्वेस्ट होता है ये आप डिसाइड करते हो किस रेशियो में रहना चाहिए। तो बेसिकली तीन ओके एसेट क्लासेस है इक्विटी, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं एसेट क्लास ईसीजी। ई का मतलब हो गया जी इक्विटी, सी का मतलब हो गया आपका फिक्स इंस्ट्रूमेंट्स, जिसमें आपके कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स, स्टेट गवर्नमेंट बॉन्ड्स ये सब आ जाते हैं। और जी जी वाला जो एसेट क्लास है, दिस इज गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। तो जो सिक्योरिटीज जी आरबीआई ऑफर करती है, सरकार निकालती है, स्टेट गवर्नमेंट, वो बेसिक एसेट क्लास जी में आता है। तो जब आप एक्टिव चॉइस करते हैं, आप कहते हैं कि एक्टिवली मुझे करना है, तो वहां पर सारा का सारा ओनर्स या दारोमदार आपके ऊपर आ जाता है, और आप डिसाइड करते हो कि आप किस तरीके का एक पोर्टफोलियो मिक्स रखना चाहते हो। इक्विटी में कितना परसेंटेज रखना चाहते हो, कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स में या जो आपके फिक्स इंस्ट्रूमेंट है उसमें कितना परसेंटेज, और जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है उसमें कितना परसेंटेज। जहां पे हम जी बात करें, यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे सब्सक्राइबर के ऊपर होता है, वो डिसाइड करते हैं परसेंटेजेस की कितना परसेंट किस पोर्टफोलियो में जाना चाहिए। वहीं अगर हम बात करें ऑटो की, तो ये लाइफ साइकिल के बेसिस पे चलता है। तो जिस एज पे आप है उस एज के जी बेसिस पे डिसाइड किया जाता है कि आप कितना इक्विटी, कितना डेट और कितना गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का क्या मिक्स रख सकते हैं। तो यहाँ पे ऑटो मोड पे चलता ओके है, आपको कुछ डिसाइड नहीं करना है। तो जहां पे आप कंफ्यूज है, आपको लगता है कि यार मैं कैसे जी डिसाइड करूँ कितना परसेंटेज इक्विटी मेरे लिए ठीक रहेगा, तो आप ऑटो चॉइस कर सकते हैं। वहां पे ऑटोमेटिकली जो सिस्टम है वो डिसाइड करेगा कि आपकी एज के बेसिस पे, आपकी लाइफ साइकिल के बेसिस पे कितना परसेंट इक्विटी, कितना परसेंट गवर्नमेंट बॉन्ड्स और कितना परसेंट फिक्स इंस्ट्रूमेंट्स होने चाहिए। तो जैसे मैंने आपको बताया, ये अंडरस्टूड तीन मेनली एसेट क्लासेस हैं। इक्विटी हो गया, आपका फिक्स इनकम इंस्ट्रूमेंट्स हो गए, गवर्नमेंट सिक्योरिटी हो गई। जहां हमने बात जी करी एक्टिव चॉइस की, तो एक्टिव चॉइस का ये एक एग्जांपल यूज किया हुआ है। मैक्सिमम इसमें आप इक्विटी जो जा सकते हो वो 50% है। ओके तो कोई भी है, चाहे उसकी एज कुछ भी हो, अगर वो एक्टिव में जा रहे हैं तो 50% से ज्यादा इक्विटी में वो एक्सपोजर ले ही नहीं सकते हैं। अंडरस्टूड अब बाकी अंडरस्टूड का मिक्स आप डिसाइड कर सकते हो कि 50% आपने मान लीजिए इक्विटी रख लिया, तो 25% फिक्स इनकम रख लिया, 25% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज रख लिया, 30% रख लिया, 20% रख लिया, या उसको इक्विटी को 30 कर दिया। सो दे कैन बी मेनी परमुटेशन कॉम्बिनेशन डिपेंडिंग अपॉन योर रिस्क प्रोफाइल, योर फाइनेंशियल एस्पिरेशंस एंड योर इन्वेस्टमेंट होराइजन। तो उसके बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको किस एसेट क्लास में कितना परसेंटेज एक्सपोजर लेना है। मैक्सिमम इक्विटी जैसे मैंने जी बताया वो 50% हो सकता है। अंडरस्टूड अंडरस्टूड। तो इसमें मैक्सिमम और मिनिमम लिमिट्स भी है कुछ इन्वेस्टमेंट्स के? उस पर भी आते सी हैं, मैं एक टैक्स बार बेनिफिट्स तो समझ आ गए कि जी 50,000 तक का मुझे टैक्स बेनिफिट मिलेगा जी उसमें, बट
व्हाट इज द कैपिंग, मिनिमम कितना कर सकते हो और मैक्सिमम कितना कर सकते हो। आप इन्वेस्टमेंट की बात करें कि एक साल में इन्वेस्टमेंट कितना हो सकता है? देखिए मिनिमम, जी जैसे मैंने जी आपको बताया 500 रुपये महीना मिनिमम है, विच इज टोटल ऑफ 6,000 रुपीज फॉर द ईयर। 5,000 इंटू 12, ओके और ओके 500 या इंटू 12 यानी 6,000 रुपया मैक्सिमम साल का मिनिमम, ये आपका इन्वेस्टमेंट है जो आपको करना है। इससे नीचे अगर आप करते हैं तो वो ऑपरेशनली नहीं होगा अकाउंट, वो कम से कम 500 रुपये महीना मांगता है। या फिर आप साल अंडरस्टूड। में पूरा 6,000 रुपये एक साथ डाल दो, वो आपकी मर्जी, आप लमसम तो डालते हो या मिनिमम मंथली एक डालते साल हो। का 6,000 रुपए है और छह मैक्सिमम? हजार पे है, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। टैक्स सेविंग के लिए आपको 50,000 की टैक्स सेविंग मिलेगी, आप चाहे पैसा कितना भी डाल दो। Understood. So, ladies and gentlemen, it can actually come as a substitute to, I mean, Jitendra may not agree to it, but your mutual funds, because it is almost the same thing. You pay the instrument or the service provider, apart from the charges and all, which we've discussed today in this show, the basic funda of working that capital by that handler, maybe it is government, maybe it is some financial handler, is the same. Yes, Jitendra, please go ahead. मेजर वर्मा, I would like to disagree with this statement. In fact, I know, that is what I was. मैं इसको ना एक अलग एग्जांपल से बताता हूँ। मतलब ये वो वाली बात हो गई कि मेरी थाली में दाल भी है और मिक्स वेज भी है। मैं कहता हूँ तो मिक्स वेज ही खाऊंगा, मैं दाल खाऊंगा ही नहीं। बट दाल का अपना एक टेस्ट, अपना एक आपको छेड़ने के लिए ही है। मैंने वो कमेंट किया जितेंद्र, आपको छेड़ने के लिए किया। प्लीज प्लीज, यही जो एक लेमैन सोच है, ना सिर्फ मेरी बल्कि सभी की, हम एक ही दायरे में समझते हैं कि हम जो पैसा दे रहे हैं वो अल्टीमेटली जो भी हैंडलर है उस पैसे का, वो उसको शेयर मार्केट में इस्तेमाल कर रहा है, उस पर प्रॉफिट कमा रहा है, उसका थोड़ा सा हिस्सा हमें दे देता है एज मेच्योरिटी। तो इस सोच को कैसे बदलेंगे? देखिए, इस सोच को बदलने के लिए सबसे पहले तो आपको अपने फाइनेंसेस को बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा कि आपकी नीड क्या है, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। जब तक आप ये नहीं समझेंगे कि आप इन्वेस्टमेंट कर क्यों रहे हैं और उस इन्वेस्टमेंट का फाइनल आउटपुट कहाँ यूटिलाइज होगा, तब तक कोई ना कोई आपको कुछ ना किसी तरीके से कोई ना कोई गलत प्रोडक्ट या गलत तरीके से आपको मैनिपुलेट करके इन्वेस्टमेंट करा देगा। तो सबसे पहले तो ये समझिए कि आपको इन्वेस्टमेंट करनी ही क्यों है, क्या उसका ऑब्जेक्टिव टैक्स सेविंग है, क्या उसका ऑब्जेक्टिव रिटायरमेंट प्लानिंग है, या उसका ऑब्जेक्टिव इन्वेस्टमेंट का बच्चों की हायर एजुकेशन रिलेटेड है। तो जिस तरीके का आपका रिक्वायरमेंट है, ऑब्जेक्टिव है, गोल है, उसके बेसिस पे अपनी रिस्क प्रोफाइल को ध्यान में रखते हुए, अपने टाइम होराइजन ऑफ इन्वेस्टमेंट को ध्यान में रखते हुए आप इंस्ट्रूमेंट को इवेल्युएट करते हैं और जो आपको सबसे सुटेबल लगता है। मैं तो इनफैक्ट सजेशन ये देता हूँ कि अगर आपको इन सब चीजों की ज्यादा जानकारी नहीं है और आपको लगता है कि आपकी नॉलेज लिमिटेड है, तो किसी ना किसी एक्सपर्ट की राय ले, उनकी मदद ले, उनसे समझने की कोशिश करें और उनकी एडवाइस के बेसिस पे अपने एक अच्छे पोर्टफोलियो को बनाए। और इसको ना सिर्फ इस सस्पिशियस नजर से ना देखें कि हर कोई आया है तो आपको गलत ही राय देगा। हर कोई ऐसा नहीं है। इंडस्ट्री में अच्छे लोग भी काम कर रहे हैं, बुरे लोग भी काम कर रहे हैं। आपकी अपनी जो क्लैरिटी ऑफ थॉट्स होगी, आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग जो होगी आपकी फाइनेंसेस को लेके, वो आपको मदद करेगी सही लोग और सही इंस्ट्रूमेंट्स और सही इन्वेस्टमेंट को चूज करने में। मैं वापस से पॉइंट पे आता हूँ, अभी हमने एक्टिव चॉइस को समझा था, अब ये ऑटो चॉइस है। तो काफी सारे लोग एनपीएस पे इन्वेस्ट करते हैं और वो ऑटो चॉइस लेते हैं। ऑटो चॉइस लेने का बेनिफिट सिर्फ ये होता है कि आपको अपने आप कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता। आपका जो भी लाइफ स्टेज है, आप जिस भी एज ग्रुप में हैं, उसके बेसिस पे सिस्टम जो है या जो एनपीएस जो सिस्टम डिजाइन किया गया, वो ऑटोमेटिकली आपका पोर्टफोलियो बना देता है। अगर इसमें बात करें तो इसमें आप अगर 18 साल के हैं तो आपका मैक्सिमम एक्सपोजर इक्विटी में 50% होता है, जो कि 35 साल की उम्र तक 50% ही रहता है। जी, इस पॉइंट को मैं फिर से क्लियर करता हूँ। अगर आपने मान लीजिए 18 साल की उम्र में एनपीएस अकाउंट खुलवाया और आपने उसको 35 साल तक चलाया, तो आपका मैक्सिमम एक्सपोजर सिस्टम जो लेके चलेगा इक्विटी में, वो 50% लेके चलेगा, 30% लेके चलेगा फिक्स इंस्ट्रूमेंट्स में और 20% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में। और जैसे ही तो ये जो है ये सैक्रोसैंट है, इसमें आप चेंजेस नहीं कर सकते। जिस तरह से अदर टाइप में आप कर रहे थे वो इसमें नहीं कर सकते आप। नहीं, इसमें नहीं कर सकते, इसमें सिस्टम करेगा, इसमें सिस्टम करेगा। तो जैसे ही आपकी एज बढ़ेगी तो आपका इक्विटी का एक्सपोजर धीरे धीरे कम हो रहा है। जैसे आप इस इलस्ट्रेशन में भी देखेंगे 50 से 48 हो गया, 48 से 46 हो गया। तो हर साल 2% इक्विटी कम होता रहेगा, वो 2% पैसा निकलेगा और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में चला जाएगा। सिमिलरली फिक्स इंस्ट्रूमेंट से भी 1% पैसा निकलेगा और वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की तरफ चला जाएगा। फाइनली 55 की एज पे जाके आपका जो एक्सपोजर है वो 10% इक्विटी में, 10% फिक्स इंस्ट्रूमेंट्स में और 80% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में बन जाएगा। अंडरस्टूड। सो अगर आप आरओआई को देखें दोनों के, क्योंकि अब यहाँ पर पूरा खेल ही चेंज हो रहा है। आप देखें जहां पर आप खुद उसमें इनिशिएशन लेकर और आप खुद डिसाइड करते हो,
बनिस्बत जो गवर्नमेंट ने आपको बिल्कुल सैक्रोसैंट दे रखा है जिसमें आप कोई चेंजेस नहीं कर सकते, तो आरओवाई का डिफरेंस कितना होगा दोनों में, ऑटो में और? मैं बताने की जगह दिखाना पसंद करूंगा। मेरे पास ऑटो पोर्टफोलियो का भी रिटर्न है, पास्ट परफॉर्मेंस है, और स्पेसिफिक इक्विटी, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और फिक्स्ड इंस्ट्रूमेंट्स, उनके भी पास्ट परफॉर्मेंस है। तो एक बार मैं वापस से शेयर करके आपको कोशिश करता हूँ इसको दिखाने और समझाने की। आई होप मेरी स्क्रीन विजिबल हो गई होगी। यस इट इज। ऑडियंस के कंफर्ट के लिए, कन्वीनियंस के लिए मैं ये चीजें शेयर भी कर दूंगा टेलीग्राम ग्रुप पे, तो वो बाद में भी इसको रेफर कर सकते हैं। तो अगर कोई सोच रहा है या किसी ने ऑलरेडी एनपीएस में इन्वेस्ट किया है तो वो इसके बेसिस पे डिसीजन ले सकते हैं कि उनको कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। ये पहला पोर्टफोलियो जो आप देख रहे हैं, ये एनपीएस स्कीम ए जो दिख रहा है, ये बेसिकली ऑटो पोर्टफोलियो के लिए है, जो अभी हमने बात करी, जहाँ पे ऑटोमेटिकली इक्विटी डेट का रेशियो चेंज होता है। तो आई होप ये विजिबल है। अगर साइज छोटा है तो मैं इसको थोड़ा सा और जूम कर देता हूँ। थोड़ा, हाँ थोड़ा इसको आप 200 कर दीजिए। तो यहाँ पे आपको जो रिटर्न्स दिख रहे हैं, ये 2016 से परफॉर्मेंस है किसी फंड की। जैसे एसबीआई जो मैनेज कर रहा है पेंशन फंड, ये 2016 अक्टूबर से है। एलआईसी इज अगेन 13 अक्टूबर 2016। सबसे पुराना अगर इसमें बात करें तो यही लोग हैं जो 2016 से ये पोर्टफोलियो मैनेज कर रहे हैं। अभी कुछ नए एंट्रेंट्स आए, जैसे मैक्स लाइफ ने अभी रिसेंटली शुरू किया है 2022 में, एक्सिस ने 2022 में शुरू किया है। तो अगर इनकी परफॉर्मेंस देखें सिंस इंसेप्शन, मतलब जब से इन्होंने शुरुआत करी थी तब से लेके अब तक इस पोर्टफोलियो ने क्या रिटर्न दिया है, तो एसबीआई तकरीबन 8.5%, एलआईसी 7.25% के आसपास है, यूटीआई 6.5 6.25% के आसपास है। तो मतलब अगर आप एवरेज पकड़ के चले तो तकरीबन रिटर्न, अगर मैं मैक्स को हटा दूं जो कि अभी रिसेंटली आया था और -11% दिखा रहा है, तो तकरीबन 6.5 से 8.5% के बीच में आपको कहीं ना कहीं रिटर्न दिखता है ऑटो पोर्टफोलियो का, जो ऑटो। मेरा ध्यान, जितेंद्र सॉरी टू इंटरप्ट यू, मेरा ध्यान -11% पर है। मतलब मेरा पैसा दिया हुआ -11% हो गया, मतलब ये समझ के बाहर है। क्या आप थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे वो कैसे हो गया? देखिए वो ऐसे हो गया कि ये जो आपने फंड अभी देखा है, मैंने आपको जैसे बताया कि इसने शुरुआत ही अभी 12 सितंबर 2022 को करी है। तो अगर मैं 12 सितंबर 2022 से आज तक देखूं तो तकरीबन हम महीनों की बात कर रहे हैं, 7 महीनों की। तो 7 महीने में मार्केट वॉलेटाइल रही है, मार्केट में कुछ उतार चढ़ाव आया है, जिसकी वजह से इक्विटी ने अंडर परफॉर्म किया है और पोर्टफोलियो माइनस में चला गया। ओके, तो इसमें जिन लोगों ने कंट्रीब्यूशन दिया होगा, जिन्होंने पॉलिसी ली होगी, उनका स्टेटस क्या होगा? अभी माइनस में होगा। जो पैसे उन्होंने इन्वेस्ट किए होंगे उसकी वैल्यू डाउन होगी। ऑब्वियसली जो रिटर्न दिख रहे हैं वो एक्चुअल रिटर्न्स हैं, जो परफॉर्मेंस रही है। यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखने वाली है कि जब हम इसको इवेल्युएट कर रहे हैं तो हम इसको 2016 से चलते हुए फंड को 2022 में आए हुए फंड के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि जिसको अभी 7 महीने हुए हैं और जो दूसरा है वो ऑलमोस्ट 7 साल से उस पोर्टफोलियो को मैनेज कर रहा है, ऐसा इनके साथ भी हुआ होगा। अगर आप इनका 3 महीने का परफॉर्मेंस देखें तो 3 महीने में ये भी नेगेटिव है, 6 महीने में ये भी नेगेटिव है। ऑब्वियसली बात है, जब आप एक पोर्टफोलियो में पैसा डाल रहे हैं जहाँ पे इक्विटी का एक्सपोजर है, जहां हम ये समझ रहे हैं कि स्टॉक मार्केट में पैसा लग रहा है, तो स्टॉक मार्केट में तो ये उतार चढ़ाव रहेंगे, जो कि अच्छा है। शॉर्ट टर्म में हो सकता है ये आपको नेगेटिव में रिटर्न दे, बट लॉन्ग टर्म में जब आप देखेंगे, जब आप 10 साल 15 साल 20 साल, क्योंकि आप पेंशन के लिए इन्वेस्ट करें, मैं अगर आपका एग्जाम्पल हुआ, आप 40 साल की उम्र में आज इन्वेस्ट करना शुरू करते हो तो आप 60 साल तक इसमें इन्वेस्ट करोगे, यानी अगले 20 साल। तो 20 साल में हो सकता है 4-5 साल ऐसे दिखे जहां पे आपको नेगेटिव रिटर्न दिख रहा है, बट ओवरऑल 20 साल में कहीं ना कहीं ये बाकी जो ट्रेडिशनल पेंशन प्लान हैं उससे बेटर परफॉर्म करेगा। अगर हम इसको ट्रेडिशनल पेंशन प्लान के साथ कंपेयर करें तो वहां भी नेगेटिव रिटर्न होते हैं, बट हमें दिखते नहीं है, क्योंकि जब हमें वो पैसे मेच्योर होके मिलते हैं हम तो मेच्योरिटी देखते हैं। अच्छा, मैंने 1 लाख रुपए दिया था, मुझे 2 लाख मिल गया, बट मुझे इतने सालों में जो 2 लाख का जो वैल्यू मिला है वो इन्फ्लेशन या महंगाई की वजह से वो भी तो इरोड हो गया ना। उस 2 लाख की वैल्यू 50,000 रह गई है। अब ये मैंने जो आपके साथ शेयर किया ये बेसिकली ऑटो पोर्टफोलियो का था। जो ऑटो हमने बात करी कि एक्टिव होता है और ऑटो होता है, ये ऑटो का था। अब हम एक्टिव की बात करते हैं तो एक्टिव में सबसे पहले हम देखते हैं कि एक्टिव वाले पोर्टफोलियो में इक्विटी ने कैसा रिटर्न दिया है। जी, तो अगेन मैं थोड़ा सा साइज इंक्रीज कर रहा हूँ और आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये इक्विटी का परफॉर्मेंस है। तो इसमें भी जो पेंशन फंड्स हैं वो सिमिलर है, एसबीआई, एलआईसी, यूटीआई, आईसीआईसीआई। ये तकरीबन 10-11 प्लेयर्स हैं जो आज की डेट में पेंशन फंड्स को मैनेज कर रहे हैं, जिसमें से मैक्स और एक्सिस अभी रिसेंटली आए हैं सितंबर अक्टूबर में लास्ट ईयर। बाकी सबका विंटेज थोड़ा ज्यादा है, मतलब ऑलमोस्ट कोई 2009 से है, कोई 2013 से है। तो उस तरीके से अगर इनके पोर्टफोलियो की परफॉर्मेंस देखें, अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको हो सकता है एक अलग एक वर्जन दिखाई दे रिटर्न्स में। तो अगर आप यहाँ इक्विटी का रिटर्न देखोगे तो आपको सिंस इंसेप्शन की बात करें तो अगर मैं एसबीआई का एग्जांपल लेके चलता हूँ, जो कि 15 मई 2009 से इस पेंशन फंड को मैनेज कर रहा है, उसने 2009 से लेके आज तक 10% का रिटर्न दिया है। दिस इज कंपाउंडेड, मतलब ईयर ऑन ईयर रिटर्न है ये 10% का। अंडरस्टूड।
वहीं अगर हम बात करें LIC की, तो LIC का 12% का रिटर्न है, UTI का 11.5% का है। तो तकरीबन अगर मैं एवरेज लेके चलूँ तो 10.5 से या 10% से लेके 13-14% के बीच का रिटर्न पोर्टफोलियोज ने दिया है इक्विटी वालों ने, जो इक्विटी में इन्वेस्टेड है। अंडरस्टूड। अब इसके बाद इसी में ही दूसरा पोर्टफोलियो आ जाता है जो कि इन्वेस्ट करता है गवर्नमेंट की आपके फिक्स इंस्ट्रूमेंट्स में, जहां पे आपको पता है कि हमें इतना ब्याज मिलना है। जैसे अगर यहाँ पे भी बात करें तो ये आपको पोर्टफोलियो हो सकता है, नीचे विजिबल होंगे 6.45% ICICI सीनियर अनसिक्योर्ड बॉन्ड्स, SBI ओवरनाइट फंड्स, 7.65% एक्सिस बैंक। तो ये तकरीबन 6.5 से 7.5% के इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करते हैं, जहाँ पे इतना रिटर्न आता है, मतलब ब्याज आता है। तो इसका परफॉर्मेंस भी देखे तो तकरीबन वही है, मतलब अगर एवरेज लेके चले तो 6.5% से लेके 9.5% ही पकड़ के चलते, 10 तो नहीं है, 9.5% के बीच में इनका ये फिक्स इंस्ट्रूमेंट का रिटर्न रहा है। और गवर्नमेंट बॉन्ड्स? गवर्नमेंट बॉन्ड्स का भी मैं आपको शो कर रहा हूँ। गवर्नमेंट बॉन्ड्स भी तकरीबन उसी रेंज में है, 7% से लेके 9% के बीच में। अंडरस्टूड। सो दिस सीम्स बेटर देन auto option, right? In a hindsight it does, but in case of active management of the portfolio, you need to kind of stay in control of it. You can't just let your portfolio run in any direction. आपको हमेशा रीबैलेंसिंग करनी पड़ेगी। यहाँ पे रीबैलेंसिंग कहीं ना कहीं ऑटोमेटिकली हो रही है ऑटो पोर्टफोलियो के अंदर। वहां आपको थोड़ा सा हर टाइम पे बैठ के आपको थोड़ा सा रीबैलेंसिंग करनी पड़ेगी कि मेरा इक्विटी कम हो गया है, डेट बढ़ गया है, डेट कम हो गया है, इक्विटी बढ़ गया है, मार्केट पैनिक में है, तो मुझे क्या करना है, मुझे इक्विटी को कम करना है या बढ़ाना है, वो सब चीजों को डिसीजन आपको लेना पड़ेगा। तो अगर आप वो कर सकते हैं, आपके अंदर वो कैपेसिटी एक्सपर्टीज है कि आप ऐसे डिसीजन ले सकते हैं जो कि कहीं ना कहीं कॉम्प्लिकेटेड माने जाते हैं, तो आप एक्टिव में जाइए। अगर आपको लगता है नहीं मेरे बस की नहीं है, मैं चाहता हूँ मैं पैसा डालूंगा, तो पैसा ऑटोमेटिकली सही तरीके से प्रॉपर एक एसेट एलोकेशन में इन्वेस्ट होता रहे, तो आप ऑटो पोर्टफोलियो में जाइए। तो उसके लिए फिर मैं आपकी हेल्प लूंगा जितेंद्र जी, आप मेरे फंड मैनेजर हो गए। बिल्कुल। तो यही मेरे सवाल थे जितेंद्र जी। Gotta focus on yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah. You gotta work, never tell, keep your head